चलो फाइनली लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने न्यूक्लियस का जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन ही किया था, कुछ खास तो नहीं किया था। एक रेडियस वेडियस और डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब एक्चुअली न्यूक्लियर पार्ट स्टार्ट्स है, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। तो रेडियस और डेंसिटी से क्या क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक होता है स्पॉन्टेनियस, है ना, जो खुद से होता है। स्पॉन्टेनियस जिसका नाम है and it is the spontaneous disintegration of nucleus। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये खुद से होता है। इसके लिए हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये खुद से नेचुरली होता है, यानी नेचुरल। और दिस रिएक्शन, जैसे केमिकल रिएक्शन में हीट का इफेक्ट होता है, प्रेशर का इफेक्ट होता है, कई बार कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है वगैरह। यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, यानी दीज रिएक्शंस, है ना, जो रेडियोएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, दे आर नॉट influenced by external parameters like heat, pressure, फिर कैटलिस्ट वगैरह। इन चीजों से ये इन्फ्लुएंस नहीं होता, है ना। हीट, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। अच्छा, इसमें क्या ना कि जो रिएक्शंस है वो क्या क्या है। पहला रिएक्शन है अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है, मैं ऑलरेडी नो इट। अल्फा डीके में क्या होता है ना, एक हीलियम न्यूक्लियस इवॉल्व होता है। तो हीलियम न्यूक्लियस इज इवॉल्व। तो अगर मान लो मेरे पास एक एटम है ना, मान लो एक्स एटम है, ए है और जेड है, तो अल्फा डीके होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो होगा वाई प्लस अल्फा। तो अल्फा तो 4 और 2 होता है, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, a माइनस 4 और z माइनस 2। यानी एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा और मास नंबर जो है 4 घट जाएगा। ठीक है, मास नंबर 4 घट गया और एटॉमिक नंबर 2 घट गया। तो a माइनस 4 और हो गया z माइनस। नहीं, वो तो आउटर है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर से है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकल, हां इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकल गया। हां, तो फिर इलेक्ट्रॉन से, हां, तो आयन के फॉर्म में आ गया। फिर वो बाहर से एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर ले, या अगर जरूरत पड़े तो रिजेक्ट कर ले। ठीक है, मैं समझ गया। अब आयन बन गया, अभी इसका न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के नंबर अब सेम नहीं रहे। जैसे न्यूक्लियस से क्या, अब न्यूक्लियस से निकल रहा है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो चारों तरफ वाले जो इलेक्ट्रॉन है जाते हैं, वो कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा। वो तो इलेक्ट्रॉन तो बाउंड ही है ना बाय द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 चार्ज निकल गया तो उससे कोई खास इफेक्ट नहीं। पर इसके पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में, मैं समझ गया। तुम सोच रहे हो कि भाई वो एक आध इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके जाएगा। अब ये अगर 1 in a बिलियन अगर हो भी रहा होगा, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट इज प्राइमरीली टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो दीस आर ऑल इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट्स। ये हो गया अल्फा डीके। ठीक है, जो अल्फा डीके, तो एटॉमिक नंबर 4 घट गया, मास नंबर 4 घट गया और एटॉमिक नंबर z यानी 2 घट गया। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड एज बीटा डीके। लेकिन बीटा डीके ना 2 टाइप का होता है। बीटा डीके 2 टाइप का होता है।
एक होता है बीटा माइनस डीके। अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन में देखना दिया नहीं रहता, बोल देते हैं बीटा डीके। तो बीटा डीके मतलब बाय डिफॉल्ट बीटा माइनस डी, तो बीटा माइनस यानी बीटा डीके इज बाय डिफॉल्ट बीटा माइनस डी, यानी बीटा डीके इज व्हाट, बाय डिफॉल्ट बीटा माइनस डीके। उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। नॉइमर से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कहां से आ गया, वो तो एटम के बाहर होता है। एक्चुअली जो न्यूट्रॉन्स होता है ना, दैट इज बिलीव टू बी व्हाट ना, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मिक्स, ये मिलके एक न्यूट्रॉन बनता है। तो कभी कभी ड्यू टू व्हाटएवर न्यूक्लियर रिएक्शंस अंदर मतलब कुछ कोलिजन कुछ हुआ अंदर जो भी होता होगा, तो उससे क्या ना वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेपरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है छिटक के निकल जाता है। सो दैट इज बीटा माइनस डी। तो बीटा माइनस डी के में क्या हो जाएगा फिर x a z, ये हो गया बीटा माइनस डी। तो बीटा माइनस डी का मतलब क्या होता है ना, एन इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्वड, an electron is involved। तो बीटा माइनस डी हो गया, और इससे क्या होगा ना y प्लस बीटा माइनस, है ना, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस। ठीक है, बीटा माइनस रिमेंबर इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 0 -1, है ना। तो इसका एटॉमिक मास तो चेंज होने मास नंबर तो चेंज हो नहीं रहा, यानी a ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एक बढ़ गया, यानी Z+। ठीक है, यानी Z+1। तो मुझे एंटी नहीं पा, हाँ ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। नहीं, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, दीस आर मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स। ऐसे बड़े सारे न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स है। एंटी न्यूट्रिनो एक ऐसी चीज है जो कि हमारे बॉडीज के थ्रू अगर लाखों भी पेनिट्रेट कर जाए कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ये बिलीव किया जाता है कि सोलर सिस्टम से मतलब सन से जो है एंटी न्यूट्रिनो का वो निकलता है, फॉरेन नहीं कहते हैं, तो वो आ रहा है और हमारे बॉडीज के थ्रू पेनिट्रेट होते जा रहा है कंटीन्यूअसली। यानी अगर एक एक एंटी न्यूट्रिनो को एक बुलेट मानो तो समझ लो कि लाखों बुलेट्स हमारे बॉडी के बीच में से हर सेकंड निकल के जा रहे हैं। बट डजंट मैटर, क्यों, दिस आर इनसिग्निफिकेंट। तो ये चीज इन्फ्लुएंस कब करता है, हम कब करता है, जब हमारे सेल के थ्रू पास होते हुए अगर मान लो जेनेटिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर, या सेल का कोई पार्ट पुर्जा जो है उस पर अगर मान लो इन्फ्लुएंस हो जाए, रिएक्शन करा दे, तब दिक्कत। जैसे अभी हम लोग करेंगे गामा डीके, तब बताऊंगा गामा रेज बड़ा हार्मफुल, वो इतना एनर्जेटिक होता है कि जब हमारे बॉडीज में एंटर करता है ना, उसका जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, एटीजीसी वगैरह हम पढ़े हुए थोड़ा बायोलॉजी में क्लास 10 में, उसको ही छेड़ देता है, उसको ही डैमेज कर देता है। यानी एक सेल का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो खत्म कर देता है। ऑब्वियसली फिर बॉडी क्या डेथ हो जाएगी, है नहीं, तो रेडिएशन का अगर ओवर एक्सपोजर हो जाए तो डेथ हो जाता है। इसलिए उस समय ना हो तो कुछ दिन बाद या कुछ महीने कुछ साल बाद, तो वो सब प्रॉब्लम्स है। अच्छा, बट यू माइट से कि इसके साथ ये क्यों निकल रहा है, इसके साथ तो कुछ नहीं निकला था, तो सिंपल अल्फा पार्टिकल निकल गया। ओके, यहाँ पे ना पेयरिंग का कुछ प्रॉब्लम है। पेयरिंग का क्या प्रॉब्लम है, देखो कि जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। और याद रखना पेयरिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टेबिलिटी। अगर मान लो सारे पार्टिकल्स पेयर्ड हो ना, तो न्यूक्लियस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो ये पेयर्ड में से एक निकल गया, अब अगर पेयर्ड में से एक निकल जाए तो एक अनपेयर्ड वाला रह जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्या करेगा, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। इसलिए इस रिएक्शन में देखो एक सिंगल पार्टिकल निकला, नहीं देखो और नंबर, इसलिए इसके साथ एक एकम्पनिंग पार्टिकल निकलता है जो कि इसका स्पिन पेयर काउंटरपार्ट है। यानी अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज होगा, इसका जो स्पिन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो देयरफॉर एक ऑपोजिट स्पिन का एक पार्टिकल निकलता है, और वो इस केस में क्या है ना, एंटी न्यूक्लियस। ये स्पिन पैरिटी को न्यूक्लियस के अंदर मेंटेन करने के लिए, ये सारा स्पिन के वजह से। जबकि देखो इवन नंबर में इसका तो स्पिन में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो ये एज इट इज चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ये इवन नंबर ऑलरेडी इसके साथ, इसलिए इसके साथ कोई एकम्पनिंग पार्टिकल नहीं है।
आपने वो पाया बीटा माइनस वाला, हाँ वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, वो इलेक्ट्रॉन, हाँ दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा डीके का एक दूसरा भी है, वो है बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है ना, पॉजिट्रॉन निकलता है, यानी अब हो गया बीटा प्लस डीके, तो क्या होगा, ये x हो गया, ये a है, ये z है, ये हो गया बीटा प्लस डीके। तो इसमें क्या होगा, ये y है ना, और a का तो एज इट इज a रहेगा, और ये हो जाएगा z माइनस 1। क्यों, पॉजिट्रॉन निकल रहा है, यानी इस बार बीटा प्लस, तो इसलिए क्या होगा ना, ये +1 है और ये 0, और इस बार जो इसका काउंटर पार्ट निकलता है वो है न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो एंटीन्यूट्रिनो दोनों ही चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स, पर इनके स्पिन के फर्क है, एंटीन्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो के अदरवाइज सब से सिर्फ स्पिन अलग होता है, इसलिए नाम दे दिया गया एंटीन्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो। तो ये बीटा पार्टिकल हो गया, यानी पॉजिट्रॉन, यानी मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बराबर, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ पॉजिट्रॉन, फाइन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो है बीटा डीके ऑफ एनी मटेरियल x a z, और ये भी x a z, ठीक है। दोनों में एक एक एटम पर। अच्छा, कई बार मैं क्वेश्चन में ऐसे रिपीट, क्वेश्चन में कई बार ना बताते नहीं कौन सा बीटा, तो अगर कुछ नहीं बताया गया और बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं कि बीटा डीके चल रहा है, तो बीटा डीके का मतलब होता है बीटा माइनस डीके। फिर बीटा प्लस का क्या होगा, अगर बीटा प्लस अगर हो रहा होगा तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि यहाँ पे बीटा प्लस डीके होगा, सो देयर इज अ डिफरेंस। बीटा डीके बोल दिया इसका मतलब बीटा माइनस डीके, और बीटा प्लस डीके बोलेंगे तभी जाके हम सेकंड वाला लेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम पहला वाला ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन, इसको कुछ खास क्वेश्चन तो बनता नहीं है, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन बन जाता है, वही देख लेते हैं। जैसे तो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एटम था 22084, और ये y बन जाता है और 204, हाँ जी, fill in the blanks, क्या हो गया, fill in the blank करो, how many alpha and how many beta, कुछ नहीं बोला तो बीटा माइनस, और इसके साथ वैसे बीटा प्लस हो भी नहीं पाएगा, तो इक्वेशन ऐसे दिया गया कि बीटा प्लस की जगह बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर घट जाता है, रिमाइंड्स में ये तो घट ही रहा है, हाँ अल्फा से ज्यादा घट रहा है और फिर कंपेंसेट कर रहा है, ये होगा, ठीक है। ऑलरेडी आ चुका है यहाँ से आंसर, अरियंत ने बता दिया 4-3, ऋषभ सोम ने सबने बता दिया, नहीं 4-5 भी आया कि 4 अल्फा पार्टिकल, देखो देखो मास नंबर कौन चेंज करेगा, वो क्या बनेगा, मास नंबर कौन चेंज करेगा, सिर्फ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल कितना चेंज हुआ, 220 से 204, यानी 16 का चेंज है, और 4-4 का चेंज होता है अल्फा पार्टिकल से, यानी ये तो तुरंत आ गया। अब अगर 4 अल्फा पार्टिकल निकलता है तो यानी 8 का मास नंबर एटॉमिक नंबर घटना चाहिए, तो अगर 8 का एटॉमिक नंबर घटा तो 84 में से 76 होना चाहिए, बस 76 नहीं है, ये 79 है, यानी 3 बढ़ गया, तो कौन बढ़ा था, बीटा माइनस, तो ये होगा 3 बीटा पार्टिकल, यानी 4 अल्फा पार्टिकल और 3 बीटा पार्टिकल। यानी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, पहले मास नंबर देख लो,
मास नंबर तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल चेंज कर सकते हैं और तो कोई है ही नहीं, तो उससे तुरंत अल्फा पार्टिकल आ जाता है। फिर अपना एटॉमिक नंबर वगैरह एडजस्ट करके जैसे भी हो, है ना, बीटा पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह के एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करके, और इस बार बीटा माइनस का भी एक जगह बना देता हूं। तो सपोज x है 212 है, ये 81 है, और ये y बन जाता है it is given that number of beta plus particles is double that of beta minus particles. ये given है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ बीटा प्लस पार्टिकल्स इज डबल दैट ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स। अब तुमको बताना है कितना अल्फा है, कितना बीटा माइनस है और कितना बीटा प्लस। ऑब्वियसली अल्फा तो एक सेकंड में आ जाएगा, तो देख के पता चल रहा है कितना हो रहा है, 5 होगा, क्योंकि 20 का चेंज हुआ है 212 से 192, चलिए तो देख के पता चल रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाकी लोग आंसर दो। ओके, पिछले बार ऋषभ ने आंसर चेंज किया, हाँ ठीक है, चेंज करने के बाद ऋषभ सही, ये तो 5 लिख देता हूं सीधा, चलो ठीक है। ओके, आर्यन ने आंसर दिए हैं 5, 8, 16। ये तो 5 हो गया, ये तो पता चल गया है ना। अब रह गया, अच्छा 16, 8, 16 नहीं है, कुछ और कर बताओ। चलो ठीक है, 5, 8, 16 ये आ रहा सबका, तो 5 तो ये आ गया। अब अगर 5 ये घटाते हो तो जाके इसके बाद ये 81 से 71 होना चाहिए भाई, 81 से 71 होना चाहिए, पर 71 नहीं हुआ, 8 और कम हुआ, है ना। तो अगर सिर्फ बीटा माइनस होता तो 8 बीटा माइनस हो जाता, पर वो बीटा प्लस से डबल होना चाहिए, इसलिए 8 और 16 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 5 तो ऑलरेडी, यदि 5, 8 और 16 अगर करोगे तो देखना बिल्कुल टैली कर जाएगा। बाकी क्वेश्चन से तो कर ही सकते हो, बट ये तो ऑलरेडी हो जाता है, इसलिए कुछ है ना। तो दैट्स द एंड अबाउट डिस्कशन अबाउट अल्फा एंड बीटा माइनस डी। इसके अलावा एक और होता है, पर उसमें कोई मास या एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, ये गामा डी, मान लो x है, ये है, z है, ये हो गया गामा डी। इसमें क्या होता है, वही रहता है, बस एक गामा फोटोन निकलता है, सिर्फ गामा फोटोन निकलता है इससे। नल से ही कहां से आता है, ये कहां से आ जाएगा, तो उसका आंसर ये है कि देखो जैसे इलेक्ट्रॉन्स में है ना शेल्स होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का जो एनर्जी लेवल्स होता है ना वो बहुत हाई होता है कंपेयर टू दैट ऑफ एन एटम। इसलिए ये जो गामा फोटोन है ना, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर ट्रांजिशन, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांजिशन। जैसे एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे करता है तो उससे क्रिएट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे गामा फोटोन कैसे क्रिएट हो गया, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर ट्रांजिशन, है ना। तो यानी दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन between higher to lower level of energy inside न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस भी अपने अपने एनर्जी स्टेट में रह सकता है। तो अगर न्यूक्लियस कोई हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, इससे क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अब एनर्जी स्टेट जैसे इलेक्ट्रॉन में होता है,
है ना, अलग अलग शेल्स KL। हाँ, लेकिन इसमें तो नहीं, इसमें भी देखो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो स्टेशनरी नहीं, वो भी घूम रहा है, तो हर एक का अपना अपना एनर्जी लेवल होगा, ठीक है ना। तो देखो वो एनर्जी लेवल कैसे होगा, अब ये तो इतना डिटेल में तो कोई फार्मूला नहीं है, बट यस देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड स्टेट्स इवन विद इन द न्यूक्लियस आल्सो। तो मान लो न्यूक्लियस इस एनर्जी लेवल पे है और वो इस एनर्जी लेवल पे आ जाता है, तो क्या होता है, एनर्जी कम होगी, यानी वो एनर्जी निकल जाएगा, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो हम लोग जो स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं वो क्या है ना, एनर्जी स्टेट लोअर हो, तो देखो लोअर एनर्जी स्टेट आ गया है नहीं। अच्छा नाउ लेट्स सी अल्फा बीटा में कैसे स्टेबिलिटी हुआ ना, अल्फा जैसे निकल गया तो मास नंबर घट गया, रेडियस श्रिंक हुआ, है ना, a to the power 1/3 प्रोपोर्शनल टू, तो रेडियस श्रिंक हुआ तो ज्यादा स्टेबल। सुना, यानी जितने पार्टिकल्स निकलते जाता है ना, या इस केस में एनर्जी, तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी बढ़ता है। दैट डज नॉट मीन कि न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो अगर तुम बहुत बड़ा एटम लेते हो, जैसे आज के दिन में अगर एटम देखते हो तो बहुत बड़े एटम्स भी है, 115 वहां तक भी एटम है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं, और मास नंबर तुम्हारा 200 से ऊपर भी, 200-250 से ऊपर। तो ये सारे जो एटम्स हैं सारे अनस्टेबल है, उसमें अल्फा बीटा अल्फा अल्फा कुछ 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 निकलते निकलते नीचे आता है एटॉमिक नंबर वाइज, और यूरेनियम के नीचे आके तब जाके न्यूक्लियस धीरे धीरे स्टेबल होने लगे। यूरेनियम के ऊपर जिसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, वो सारे अनस्टेबल, ठीक है, ये चीज है। तो एनर्जी लेवल के ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होता है एंड दैट इज अ गामा फोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांजिशन होता है उसमें एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा ही होगा, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगा वो बहुत ज्यादा होगा, और उसके वजह से क्या, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई गामा फोटॉन्स हैव वेरी हाई एनर्जी लेवल्स and very high frequency. Very high energy and very high frequency. नहीं, चेंज वैसे चेंज नहीं हुआ, पर एनर्जी चेंज हो गया ना, एनर्जी कम हो गया तो उसको ज्यादा स्टेबल मानते हैं। देखो समथिंग लाइक दिस, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस के लिए एनर्जी लेवल, अब मान लो जब मैं यहाँ पे हूँ तो लेस स्टेबल माना जाता है, जब मैं यहाँ पे हूँ तो अभी भी स्टेबल नहीं हो पर मोर स्टेबल, और वो कोशिश करेगा इस स्टेट को अचीव करना, ये स्टेबल। तो हर जगह ग्राफ जो बनता है एनर्जी ग्राफ ऐसे ही बनता है किसी भी केस में। अब देखो ये तो कहना मुश्किल है एग्जैक्टली, मतलब देखो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूम रहा था फिर दूसरे शेल में चला जाता है, एनर्जी चेंज हो रहा है, हाँ, तो यानी न्यूक्लियस में कैसे होता है, जैसे मान लो हो सकता है कि प्रोटॉन्स इस लेवल पे इस लेवल पे इस लेवल पे, मान लो 2-4 प्रोटॉन किसी एक लेवल से दूसरे लेवल पे चला गया तो उसका एनर्जी मान लो कम हो गई, हाँ ऑब्वियस, क्योंकि सारे पार्टिकल्स अंदर भी घूम रहे हैं। डोंट थिंक दैट ओनली इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग इंक्लूडिंग पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, वो स्टेशनरी नहीं, वो भी अपना घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज है, तो देयरफॉर वेरी हाई एनर्जी से लेके, अच्छा ये जो एनर्जी लेवल होता है ये बहुत ज्यादा हाई है। मैं जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट मोटा-मोटा हिसाब बताता हूं, अगर तुमको अल्फा पार्टिकल रोकना है तो एक कागज का शीट काफी होता है, जैसे मान लो वहां पे रेडियो एक्टिविटी चल रहा है और अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, सामने कागज का शीट रख दो थोड़ा सा मोटे वाले, तो देखना अल्फा पार्टिकल तुमको आके हिट नहीं करेंगे, मतलब हार्म नहीं करेंगे, अल्फा पार्टिकल हार्मफुल, ये होगा अल्फा डीके। बीटा डीके में कुछ 1 सेंटीमीटर का टिश्यू पेपर लेना पड़ता है ना, तब जाके कई सेंटीमीटर का टिश्यू पेपर लेना पड़ता है, तब जाके बीटा को तुम रोक पाओ। और गामा इतना ताकतवर होता है कि 8 सेंटीमीटर का कम से कम लेड इज द हेवीएस्ट मेटल, उसका अगर शीट बनाओगे 8 सेंटीमीटर कम नहीं है, इतना तो होगा करीब, तब जाके गामा को तुम रोक सकते। इसलिए जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है देखो उसका एक डोम स्ट्रक्चर होता है, देखो ठीक है ना, इस डोम के अंदर क्या होता है, लेड का लेयर, फिर कंक्रीट का लेयर मिसाइल अटैक से बचाने के लिए, फिर लेड का लेयर, फिर कंक्रीट का लेयर मिसाइल अटैक से बचाने के लिए, फिर इस तरीके से, तो ट्रिपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रखा जाता है कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये मिनिमम है, और ज्यादा रखो तो ज्यादा अच्छा है, तो देखिए ऐसे तो खर्चा ही बढ़ता जाएगा, तो कोई पॉइंट पे तो ना करना पड़ता है। तो 3 लेयर्स ऑफ कंक्रीट जो कि मिसाइल अटैक को रोक सकता है, उस तरीके से कंक्रीट का डिजाइन करते हैं, सारा सरिया वगैरह अच्छे क्वालिटी का डाल के, और बीच में लेड, क्योंकि कंक्रीट से तुम गामा को नहीं रोक सकते, लेड हो, लेड का 8 सेंटीमीटर का मिनिमम थिकनेस चाहिए टू स्टॉप गामा रेडिएशन,
जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सेफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि 100% तो 1 सेंटीमीटर वाला भी नहीं रोक पाएगा। बट देखो गामा रेडिएशन से हम बच नहीं सकते, ये मत सोचो कि हमारे यहाँ पे आसपास कोई गामा रेडिएशन नहीं होगा, और वो इतना ट्रेस में होगा कि हमारे बॉडी को कुछ खास इंपैक्ट नहीं, ठीक है ना। सो दैट वाज अबाउट योर गामा डीके। गामा डीके में याद रखना एटॉमिक मास नंबर मास नंबर में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, देखो ए जेड फाइन। चलो ओके, नाउ दैट वाज अबाउट योर डीके। इसके बाद आता है मास डिफेक्ट। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, या न्यूक्लियर पावर हम लोग क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल का रिक्वायरमेंट है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब हम फ्यूल बर्न करते हैं तो उसका जो एनर्जी निकलता है, जैसे मान लो 1 kg कोल बर्न कर 1 kg, तो उसका एनर्जी निकलेगा, देखना 10⁶, 7, 5 इस रेंज में, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ कोल ऑफ कोर्स। उसमें आता है ना एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनस कोल और वो सब पिट कोल एंड ऑल। तो क्वालिटी ऑफ कोल के ऊपर डिपेंड करता है। पर केजी ऑफ कोल देखना 10⁶, 7, 5 इस रेंज में एनर्जी पर केजी। लेकिन न्यूक्लियर में कैसे होता है ना, वी नो द फार्मूला एंड दैट इज E is equal to delta m into c²। यानी 1 kg मास को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं एनर्जी में तो कितना एनर्जी आ रहा है फॉर 1 kg मास, 1 into 3 into 10⁸ का होल स्क्वायर यानी 9 into 10⁻16। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी। अगर मान लो 1 kg ऑफ मास को तुम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी तो 9 into 10⁻16 जूल आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ दैट्स अ ह्यूज एनर्जी। कहां 10⁵, 6, 7 और कहां 10⁻16, सो यू कैन इमेजिन। तो देयरफॉर इसको उल्टा कैलकुलेशन कर लो कि अगर मान लो एक पावर प्लांट चलाने के लिए मान लो मुझे चाहिए सपोज 1000 टन या 5000 टन कोल, तो 5000 टन यानी 1000 10⁻3 और टन तो 10⁻3 यानी 10⁻6 के ऑर्डर में जब कोल चाहिए होगा और उससे जो एनर्जी निकलेगा देखना ये तो 1 kg भी चाहिए, इससे भी कम उसमें हो जाएगा मास डिफेक्ट। वो अलग बात है कि 1 kg मास डिफेक्ट करने के लिए थोड़ा फ्यूल ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ता है। बट द पॉइंट इज दैट यस दिस इज अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी, दैट इज अ न्यूक्लियर पावर। पर उसके साथ दिक्कत क्या आता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट करने में बहुत खर्चा आता है, फिर उसका सेफ्टी वेफ्टी ये सब चक्कर है। अदरवाइज न्यूक्लियर पावर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट पावर एक्सेप्ट फॉर कि कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोजन वगैरह ना हो जाए, वो सब छोड़ दो, तो इट इज द वन ऑफ द क्लीनेस्ट पावर। ऑफ कोर्स यू माइट से क्लीनेस्ट तो वो भी है सोलर और वो सब, चलो वो तो एक अलग चीज है, उसके साथ तो इसका क्या कंपेयर करना, ठीक है ना। बट यस न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं होता। न्यूक्लियर पावर स्मूथली साइलेंटली चलता रहता है, पावर प्रोड्यूस होता रहता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि मैं एक फ्यूजन रिएक्टर बनाऊं। देखो दो टाइप का रिएक्टर होता है, एक होता है फ्यूजन रिएक्टर और एक होता है फ्यूजन रिएक्टर। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है, कैसे बताता हूं मैं। इंडिया में ज्यादातर जो रिएक्टर्स चल रहे हैं आज के दिन में वो है फ्यूजन रिएक्टर्स, ठीक है। फ्यूजन रिएक्टर सारे चलते हैं यूरेनियम। इंडिया में यूरेनियम सिर्फ 2 जगह पर है, एक है झारखंड में, उसका नाम है जदूगढ़ा माइंस, जदूगढ़ा, तो वहां से इंडिया को यूरेनियम मिलता है। एक शिलोंग के पास है, पर वहां पे कोई माइनिंग अलाउड नहीं है, वहां पे लोकल लोगों ने मना कर दिया कि माइनिंग नहीं करनी। चलो उनके भी कंसर्न्स है कि माइनिंग होगा, रेडियो एक्टिव चीज है, तो यहाँ से ट्रक से निकलेंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तामील हो गया, चलो उनका भी पॉइंट है, ऐसी बात नहीं, तो है ना, पता ही है कि इंडिया में अगर ऐसा एक्सीडेंट होता तो कोई कुछ मिलता तो है।
सब अपना ही झेलना पड़ता है। तो देखो देयर आल्सो डोंट ट्रस्ट हमें, तो इसलिए वहां पे जो यूरेनियम है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे बिकॉज़ द लोकल्स आर नॉट फॉर इट। जो जडुगोड़ा झारखंड में वो जंगलों में है, वो पे कौन रोकेगा? जंगल में ट्राइबल लोग वैसे भी इतना ताकतवर होता नहीं कि वो कुछ ऑर्गेनाइज करें ना, तो वहां पे माइनिंग चल रहा है यूरेनियम, लेकिन दैट इज नॉट इवन सफिशिएंट फॉर 10% ऑफ द इंडियन फूड रिक्वायरमेंट। यानी इंडिया को 90% जैसे ऑयल में होता है वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में नहीं, 90% ऑफ फ्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। सुनो, ऊपर से क्या है, जो फ्यूल आते हैं वो उतना प्योर भी नहीं होता, तो उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, और वो प्योरीफाई करने का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कम कंट्रीज के पास है, तो इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे है, यानी उतना अच्छे से प्योरीफाई भी नहीं कर पाता, तो देखो इंडिया का प्रॉब्लम, क्योंकि यूरेनियम का सप्लाई नहीं है, मतलब यूरेनियम हमारे इंडिया में कम शॉर्ट सप्लाई है। लेकिन इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थोरियम डिपॉजिट्स केरला में, शायद इंडिया के पास वर्ल्ड का 30% या 70%, 70% तक कहां, 30% होगा, वर्ल्ड का 30% थोरियम एक ही कंट्री के पास है, वो इंडिया, बाकी के पास किसी के पास 10%, किसी का 12%, किसी का 6%, किसी का 2%, और इंडिया को 30% होता है थोरियम से। नाउ यू माइट से थोरियम का क्या इंपॉर्टेंस है? तो थोरियम से बनता है जो है फ्यूजन रिएक्टर, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? वो टेक्नोलॉजी इंडिया में, इंडिया में फ्यूल है थोरियम, इन टेक्नोलॉजी नहीं, और जिसका फ्यूल नहीं उसका टेक्नोलॉजी है, पर देन वो एक फ्यूल खरीदना पड़ता है, तो उसमें ऑब्वियसली महंगा ही पड़ता है, कि कोई अगर फ्यूल बेच रहा है, बेचेगा तो अपना प्रॉफिट भी तो रखेगा, और वही फ्यूल अगर हमारे पास होता तो प्रॉफिट को कम कर दो तो प्राइस कम हो जाता, तो हमारे इंडिया में पावर सप्लाई का रेट कम हो सकता है, और कभी तो ये होता है। पर चलो ठीक है, दीज आर पॉलिटिकल थिंग्स है, लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा चोरी हुआ है कि थोरियम, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं था, तो थोरियम इंडियन गवर्नमेंट को लगा शायद कि रहने दो, जब होगा तब देखेंगे, पर रिसेंटली इट सीम्स कि जब वो किया गया, सर्वे किया गया, तो देखा कि जहां जहां थोरियम अवेलेबल था केरला में, वहां पे माइनिंग पहले से धड़ल्ले से चल रहा है, यानी वो इलीगल तरीके से माइनिंग होके वो थोरियम किसी फॉरेन कंट्रीज को जा भी रही है इंडियन गवर्नमेंट। अब मान लो मैं बॉक्स लेके जा रहा हूँ कि मैं कुछ मैंगनीज बेचने जा रहा हूँ, अब एक्सपोर्ट जो वहां पे होते हैं कस्टम्स वाले, उनको क्या पता है अंदर मैंगनीज है या थोरियम, उनको क्या पता वो अपना जो भी है, कई लोग पैसे खा के, कोई लोग ऐसे करके जाने देते। इट सीम्स कि इलीगली थोरियम बहुत एक्सपोर्ट हो चुका, और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं, तो बोल रहे हैं कि इट्स द मेगा स्कैम ऑफ द सेंचुरी, मतलब इसमें लाखों करोड़ों का स्कैम हो चुका और किसी को पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं था थोरियम का, तो थोरियम पड़ा हुआ, माइनिंग ही नहीं चलता, पता कैसे है ना? चलो ये सब चीजें चलता रहता है। तो सपोज अब थोरियम बोले तो थोड़ा एडवांस चीज हो गया, उतना तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाता है। मैं सपोज एक बनाता हूं न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि फ्यूजन बेस्ड है, हाइड्रोजन, जो कि सोलर सिस्टम सन में होता है या कोई भी स्टार में होता है, ज्यादातर स्टार्स में यही होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्शन करके हीलियम में। तो मैं काम करता हूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनता है। हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो सपोज गिवन है 1.00032 सपोज, और हीलियम का है सपोज, ठीक है, हीलियम का है सपोज, मास नंबर है सपोज 2.00018, तो दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, तो दोनों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो दिया हुआ है, ये मास नंबर है 1.00032, और जो हीलियम है उसका दे रखा है 2.00018। इस रिएक्शन में ऑब्वियसली मास डिफेक्ट आ गया, तो मास डिफेक्ट आएगा तो एनर्जी आएगा। अब सवाल ये कि व्हाट शुड बी द एनुअल सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रन this nuclear power plant जो कि फ्यूजन बेस्ड है, ठीक है, ये फ्यूजन बेस्ड पावर प्लांट। फ्यूजन में क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम का एक आइसोटोप बना, पर हीलियम का वो वाला आइसोटोप नहीं, 4 वाला नहीं, 2 वाला। तो टू रन दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये एनुअल सप्लाई इफ eta is equal to 20%,
यानी अगर एफिशिएंसी 20% है तो व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर मान लो दो हाइड्रोजन मिलके कंबाइन करके मान लो हीलियम बना, तो उसको डायरेक्टली हम यूज थोड़ी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उसका जो हीट है उसको यूज करके पानी गर्म, फिर पानी गर्म करके स्टीम बनता है, तो हाई प्रेशर स्टीम, और उस स्टीम से हम लोग टरबाइन ब्लेड को जाकर हिट करते हैं और उससे टरबाइन घूमता है, टरबाइन के साथ जनरेटर अटैच होता है। ऑब्वियसली लंबा प्रोसेस है, इसलिए अगर मान लो 100 यूनिट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन से, तो वो पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, पावर में उसका एक फ्रैक्शन ही कन्वर्ट होता है। लेट अस से दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू सपोज 20%, ठीक है ना, सपोज दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 20%, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 20%, ठीक है। इन दैट केस कितना एनुअल सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, कितना केजी या कितना टन या जो भी, चलो गो अहेड। अच्छा, एक हिसाब में थोड़ा बता देता हूं, इज दैट वन एटॉमिक मास यूनिट, अगर एक एटॉमिक मास यूनिट को ये कैलकुलेट किया जा सकता है, मैं डायरेक्ट आंसर देता हूं। एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर तुम कन्वर्ट करते हो एनर्जी में, तो कितना होगा ना, इनटू एनर्जी, तो क्या होगा 1.6 into 10 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 1.6 into 10 to the minus 27, ये मास होगा, और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं into 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर, इतना एनर्जी होगी। पर मैं इसको MeV यूनिट्स में देखना चाहता हूं। MeV मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 to the 6 से डिवाइड करो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 into 10 to the minus 19 से डिवाइड करो, तो 1.6 10 to the minus 19 से डिवाइड करो तो इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, और 10 to the 6 से डिवाइड किया मेगा के, तो ये इसका आंसर होता है। पर इसका आंसर कितना होता है मैं ऐसे डायरेक्टली बता देता हूं, दैट इज 931.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी बनेगा वो बनेगा 931.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 931.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी मास को कन्वर्ट करोगे एनर्जी, उसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है ना। ये जो E होता है ना, इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स यानी हायर फिजिक्स में ना मास कंजर्व होता है और ना ही एनर्जी कंजर्व होता है। मास प्लस उसके इक्विवेलेंट एनर्जी या एनर्जी प्लस उसका इक्विवेलेंट मास, ये कंजर्व है हायर फिजिक्स में, पर दे आर इंटरकन्वर्टिबल। अरिहंत दास की 1.6 मिनट में माइनस 19 से डिवाइड क्यों किया, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वजह से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और 10 to the 6 डिवाइड किया मेगा के अरिहंत, तो इसलिए इस पूरा सॉल्व करके जो आंसर निकालोगे तो ये आएगा, देखना एग्जैक्टली मतलब इसी के आसपास 931.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इस केस में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी एक जगह, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा एटॉमिक मास यूनिट में, ये भी एटॉमिक मास यूनिट, ये भी एटॉमिक मास यूनिट, तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, है ना। चलो गो अहेड। ईच रिएक्शन में क्या होगा, देखो जो मास डिफेक्ट होगा वो क्या होगा ना 64 18, है ना, यानी 46 0.00046, यानी 0.00046, है ना, इतना एटॉमिक मास है, इतना एनर्जी तो हो गया पर। अच्छा लेकिन मैंने ना पावर प्लांट का वो नहीं लिखा स्पेसिफिकेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है ना, सपोज इसको कर दो 100 मेगावाट, तो देना पड़ेगा, बात हम भूल गया, तो सपोज एक 100 मेगावाट पावर को मुझे रन करना, चलो तो बात की बात है। ईच रिएक्शन में इतना एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसका एनर्जी कितना होगा ना 4.6 into 10 to the power 1 2 3 4 minus 4, ये तो एटॉमिक मास यूनिट, और इनटू 931, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 931 ले लो, चलो 0.2 का छोड़ो,
into मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता होगा 10⁻⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में करेंगे यानी into 1.6 into 10⁻⁹ जूल। इतना एनर्जी हो गया पर रिएक्शन। अब इसका एनर्जी, इसका आंसर क्या है देख लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेट। हाँ ठीक है, अप्रॉक्सीमेट हिसाब हो जाए जल्दी हो जाएगा। तो 4.6 into 931 into 1.6 तो 6.852 into 10⁻³ तो 6.852 into 10⁻³ into 10 कितना आ रहा है माइनस ये प्लस टू माइनस 70 10⁻⁻17 जूल। ये देखो ये होगा एनर्जी पर रिएक्शन। यानी टोटल रिएक्शंस कितने चाहिए है ना, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर्ड कितने हो गए 100 मेगावाट पावर प्लांट 100 मेगावाट यानी 100 into 10⁻⁶ जूल पर सेकंड, फिर into 86400 पर डे और एक साल का कुछ है 365 अभी मत बोलो 365 में मतलब ये हो गया नंबर ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर्ड अपॉन एनर्जी ऑफ वन रिएक्शन 6.85 into 10⁻⁻14 ये होगा नंबर ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 14 6 20 तो ये होगा, 30 में ज्यादा होगा। ठीक है, इसका एवोगाड्रो नंबर में चेंज कर लें तो यानी कितने मोल्स, तो मोल्स के लिए कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिएक्शंस छोड़ो, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा ना इनटू 6 into 10⁻23। ठीक है, एक बार चेक करो जरा ये आ गया। तो इसको पूरा कुछ इस तरह से दे देंगे कि काफी काटापीटी हो जाएगा, तो जानबूझ के कुछ डिस्टॉर्ट करके वैल्यूज दे देंगे कि काटापीटी हो जाएगा। जैसे 931 दिख रहा है, ऐसे आजकल नहीं आते, पहले आते थे, ऐसे होते नहीं। तुम देखना कोई सा भी मॉड्यूल वॉड्यूल खोल कर देखना आर्काइव वगैरह, तो 15 साल से पहले के क्वेश्चन देखना, ये देखना 1.07237 एटॉमिक मास यूनिट इस तरीके से 6 7 7 डिजिट करके देखो, आधा देता है अब नहीं आता। 864 into 365 divided by 6.85 equal to this, फिर से divided by 6 is equal to यानी 7672 यानी आ रहा 7.672 into 10⁻³ और बाकी कैलकुलेशन क्या आ रहा है 100 10⁻8 10⁻14 plus 8 यानी 22 और 10⁻1 और 2 0 यहाँ पे 10⁻1 यानी इनटू कितना मोल्स, और एक मोल की बोलते हैं हाइड्रोजन में कर 2 ग्राम है ना, तो इट इज इक्वल टू और केजी में करोगे तो इनटू 7.672 इनटू 10 2 ग्राम है ना, नंबर ऑफ मोल्स है तो केजी में करना है तो 10 कर दिया इनटू कितना केजी। अब पता नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है या नहीं, आई डोंट नो, बट अगर ये कैलकुलेशन सही है तो इतना केजी हाइड्रोजन से चाहिए नहीं फॉर ईयर तो और कैलकुलेशन में 20% भी, तो 20% में कारण क्या होगा केजी पर ईयर इनटू 5 20% है एफिशिएंसी, इसलिए 5 टाइम्स रिक्वायर्ड है अपॉन 20/100 तो 5 हो गया, तो 5 to the 10 10 to the 100 हो गया, तो 767 is equal to 767.2 kg of hydrogen per year, ये चाहिए। टन्स में लिखोगे तो 0.7, क्विंटल में लिखोगे तो 7.67 एक्सेट्रा। अब इसमें कैलकुलेशन मुझे नहीं पता सही हुआ गलत हुआ, बट
अगर कैलकुलेशन सही है तो ये आंसर है। इतना केजी ऑफ फ्यूल चाहिए होगा पर ईयर, है ना। अगर फ्यूजन रिएक्टर बनाओगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन टू रन अ 100 मेगावाट पावर प्लांट, ये जो दिख रहा है इससे ज्यादा केजी में एवरी डे तुमको कोल चाहिए टू रन अ 50 या 100 मेगावाट पावर प्लांट। इतना केजी एवरी डे कोल चाहिए, एक एक दिन में 700-800 केजी कोल चाहिए, ठीक है ना, टू रन दी। तो ऑब्वियसली यू नो हाउ मच ह्यूज रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट, बल्कि उससे ज्यादा ही चाहिए होगा, ये तो मैंने कम बता रहा हूं, ठीक है ना, ऑर्डर में ज्यादा ही होगा। इसमें तो बहुत कम हमें फ्यूल चाहिए बिकॉज ऑफ द ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर रिएक्शन या फॉर एनी मास डिफेक्ट। बस ई वो इस एनर्जी को एम वो मास होना चाहिए जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो। ओ न्यूमरेटर समझा दो, अरे बाप तो ध्यान ही नहीं दिया अब तो बहुत लंबा कहानी हो गया। न्यूमरेटर हमने क्या किया, नहीं 100 मेगावाट था ना, तो 100 into 6 और ये मेगावाट में तो नहीं, ये हो गया वाट में, और एक एक दिन में 86400 सेकेंड्स है, ये हो गया नंबर ऑफ सेकेंड्स पर डे, और एक साल में 365 दिन है। तो इतना जूल ऑफ एनर्जी हमें एक साल में चाहिए, इतना जूल ऑफ एनर्जी हमें एक साल चाहिए, ये न्यूमरेटर में था। और डिनोमिनेटर में था कि एनर्जी पर रिएक्शन, उससे नंबर ऑफ रिएक्शंस आ गए पर ईयर। मुझे तो लगता यही था, क्योंकि और तो कुछ था नहीं, बड़ा एक्सप्रेशन तो यही था, पता नहीं हो सकता कुछ और समझ ना आता, आई डोंट नो। अरे यार यही वाला था या कुछ और था, अब तो मिटा दिया मैंने। चलो अपलोड रहेगा, देख लेना। अच्छा नहीं बोलेगा, हाँ यही समझना था। यस वाइंड अप करके बता ही दिया मैंने, है ना। ओके चलो, सो दैट वाज अबाउट योर मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के साथ स्टेबिलिटी लिंक है, मास डिफेक्ट के साथ स्टेबिलिटी लिंक है। कैसे समझो, देयर इज अ कंसेप्ट इन न्यूक्लियस कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। इसको शॉर्ट में कभी कभी बीई भी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जब न्यूक्लियस को बनाना होता है तो उसके अंदर क्या चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग रखना, तो देखना उसका एक मास बनेगा, जैसे 10 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन या समथिंग लाइक दैट, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन कुछ ऐसे ले लो। तो उनकी जब मास निकालोगे बिफोर न्यूक्लियस फॉर्मेशन, तो देखना कुछ कुछ आएगा, जो भी आएगा तो डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। और न्यूक्लियस फॉर्मेशन के बाद अगर तुम न्यूक्लियस का मास देखोगे तो अलग आता है, ज्यादा नहीं आता, कम आता है। अब ये कम क्यों हुआ ना, इसमें से जो मास थे शुरू में वो ज्यादा था, और न्यूक्लियस फॉर्मेशन के बाद कम हुआ, यानी मास कम हुआ, तो एनर्जी कम निकल गई। इसके हम कहेंगे लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी बने, एनर्जी निकल गई। तो देयरफॉर द न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, अभी जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा ना एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा तो उतना एनर्जी निकल चुका है ना फ्रॉम द सिस्टम, वो मास से निकला हुआ। तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया ना, मास ऑफ, तो लेट अस से मेरे पास एक एटम है जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर z है सपोज, तो क्या होगा ना, इसका इनिशियल मास क्या होगा, इनिशियल मास होगा इक्वल टू z into mp, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस a minus z into m न्यूट्रॉन। ठीक है, या तो इनिशियल मास और फाइनल मास यूनिट से फाइनल मास जो भी बनता है वो है सपोज मास ऑफ न्यूक्लियस mn, m स्मॉल n और ये कैपिटल है nu कर दो, और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का a minus z, तो a minus z into मास ऑफ न्यूट्रॉन और a z into मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस
बिफोर द न्यूक्लियस हैज बीन फॉर्म, यानी सिर्फ पार्टिकल पार्टिकल को जोड़ के इतना मास था। न्यूक्लियस फॉर्म होते देखा जाता है कि मास कम हो जाता है। तो देयरफॉर डेल्टा m व्हिच इज मास डिफेक्ट, क्या हो जाएगा फिर ना Zm प्लस a minus Zm माइनस, और इसी से अगर एनर्जी कन्वर्ट करोगे तो हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, डेल्टा m इनटू c स्क्वायर, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना स्टेबल होगा। लेकिन अगर तुमको अक्रॉस न्यूक्लियस कंपेयर करना होता है, इन दैट केस ऑब्वियसली अगर थोड़ा अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि एक एक पार्टिकल से थोड़ा थोड़ा मास लॉस होगा, तो ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को बाइंडिंग एनर्जी से लिंक करना। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी? इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी अब आ जाओ Be, तो दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। पर हमारे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास नंबर P। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास नंबर है। बाइंडिंग एनर्जी, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया A1, तब ZMP प्लस A minus ZMN minus M nucleus into C square upon atomic mass। ठीक है, अच्छा इसमें क्या कंक्लूजन होता है? हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, more is the stability of the nucleus, more is the stability more is the stability of the nucleus। तो अगर मान लो न्यूक्लियस के बाइंडिंग, मान लो दो अक्रॉस टू न्यूक्लियस हम कंपेयर कर, कोई एक न्यूक्लियस, तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, सॉरी जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, क्योंकि देखो भारी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हर पार्टिकल में कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो लॉस ऑफ मास उतना ज्यादा होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, दैट्स लॉजिकल। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर इसका तुम एक ग्राफ बनाओगे ना, तो जो मोटा मोटा ग्राफ बनता है, मोटा मोटा जो ग्राफ बनता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ बनता है वो लगभग ऐसे बनता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर, ऐसे बनता है। ये हो गया हाइड्रोजन के, ये हो गया हीलियम के, फिर ये आ जाता है लिथियम के। मैं से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, नहीं थोड़ा ऑड इवन का चक्कर है, जैसे हीलियम इवन होता है ना तो इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, फिर लिथियम में ऑड आ जाता है तो वापस आ जाता है, फिर इस तरह से तो थोड़ा बहुत ऐसे चलता रहता है, फिर रफली ऐसे। तो सबसे जो बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट जिसका है वो होता है आयरन 56 का, ये हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है। तो आयरन 56 हैज द आयरन 56 मतलब मास नंबर 56 वाला आयरन, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। तो दिस कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी।
तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर करते 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 हाईएस्ट आयरन और फिर दोबारा नीचे आ गए। ठीक है, चलो दैट वाज अबाउट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ऊपर एक दो और चीजें हैं छोटे मोटे जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही, फिर हैव ए गुड डे।